गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे फ्रियोन और आज अपन पढ़ेंगे कि फ्रियोन का जो नामकरण है वो कैसे किया जाता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन। नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन्स। अब देखिए जो फ्रियोन्स जो है इसका जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। अब इसका नामकरण करने के लिए जो इसको फ्रियोन को जो लिखा जाता है एक्स वाई और जेड के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स बराबर फ्रियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की जो संख्या है उसको C-1, मतलब फ्रियोन अणु में जितने कार्बन होंगे उसमें से C-1 वो क्या होगा? अपना X होगा। Y बराबर फ्रियोन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर इसको लिखा जाएगा +1। हाइड्रोजन परमाणु H और H+1 ये Y होगा अपना, और Z होगा फ्रियोन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या। अब देखिए इसके अंदर जो फ्रियोन अणु के अंदर X होगा वो फ्रियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की जो संख्या है उसमें C-1 होगा, और Y जो होगा वो फ्रियोन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या H+1 होगा, और Z यहाँ पर है जो फ्रियोन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या होगी। अब देखिए इसके अंदर इसको अपन एक इंडेक्स के रूप में लेते हैं जिसके अंदर फ्रियोन का जो नामकरण अपन कैसे करते हैं। यहां पर अपन ले लेते हैं अणुसूत्र, ये हो जाएगा X Y एंड Z, और यहाँ हो जाएगा फ्रियोन का नाम। अब देखिए X जो है अपन ने यदि 0 लिया तो C-1 0 मतलब कार्बन 1 होगा। Y हमेशा जो होता है वो +1 होता है, इसका मतलब फ्रियोन के अंदर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए Y हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा, और Z अपन ने 1 लिया। तो अब देखो इसको अपन अणुसूत्र लिखेंगे। X का मान 0 है तो अपन ने कहा कि कार्बन की संख्या फ्रियोन अणु में से जो है C-1 होगा। इसका मतलब 0 है, इसका मतलब कार्बन कितना हुआ? 1 हुआ। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु इसमें होगा नहीं, ये मान हमेशा 1 ही रहेगा। और Z फ्रियोन जो फ्लोरीन जो है वो कितने हैं? Z बराबर फ्लोरीन 1 है, और बाकी बैलेंसी है जो अपन क्लोरीन से पूरी कर लेंगे। तो इसको अपन और करके साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा Cl3, और ये हो जाएगा F। तो ये जो होगा इसको अपन क्या बोल सकते हैं? ये 0 X0 मतलब कार्बन C-1, तो इसका मतलब कार्बन कितना हुआ? 1, और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो होगी वो +1 होगी, तो हाइड्रोजन इसमें एक भी नहीं है, इसलिए हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा।
और जेड यहाँ पर फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है 1, तो इसका नाम जो हो जाएगा फ्रियोन 11 हो जाएगा, इसका फ्रियोन 11 लिखा जाएगा। अब अपन यहाँ पर x का मान 0, y का मान 1, अब यहाँ z के मान अपन 2 ले लेते हैं, z का मान 2, तो इससे जो 0 है तो इसका मतलब कार्बन कितना हुआ, कार्बन 1, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, y का मान 1 ही रहेगा हमेशा, और फ्लोरीन यहाँ पर कितने हैं 2 है, यहाँ पर अपन ने ये 2 फ्लोरीन, बाकी वैलेंसी अपन क्लोरीन से पूरी कर लेंगे। तो इसको अपन साथ में लिखेंगे, तो ये हो गया C, ये हो गया Cl2 और ये हो गया F2। तो ये CCl2F2 जो बनेगा इसको अपन कहेंगे फ्रियोन 12 कहेंगे। तो इसी टाइप से अपन आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन x की जगह यदि 1 लेते हैं, y हमेशा 1 ही रहेगा और z 1 लेते हैं, तो देखो यहाँ पर x 1 है तो C माइनस 1, तो पीछे 1 बचा, इसका मतलब कार्बन की जो संख्या है वो कितनी कार्बन है अपने पास 2 है, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है 4। अब देखिए यहाँ पर y 1 ही रहेगा और z 1 है ना, फ्लोरीन 1 है, बाकी बैलेंसी अपन क्लोरीन से पूरी कर लेंगे इसकी। ये ना इसको अपन साथ में लिखना चाहे तो C2 हो जाएगा और Cl अपने पास कितने हो गए 5 और ये हो गया F, तो इसको अपन क्या कहेंगे फ्रियोन 111। इसी टाइप से यदि यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y 1 है और z यहाँ पर अपन 2 ले लेते हैं, तो 1 है तो इसका मतलब x 1 है तो कार्बन कितने हो गए 2 हो गए, तो अपने कार्बन 2 लिख दिए, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है और यहाँ पर y 1 ही है मतलब हाइड्रोजन है नहीं और z 2 है मतलब फ्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर फ्लोरीन अपन ने 2 जोड़ दिए, बाकी बैलेंसी अपन Cl से पूरी कर लेंगे, ये Cl से पूरी होगी, तो इसको अपन साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा C2। Cl कितने हैं तो Cl है 4, तो Cl4 और F2, इसको अपन कहेंगे, इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 112। इसी टाइप से अपन 2 नाम और लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर x का मान 1, y का मान 1 ही रहेगा और z का मान यहाँ पर 3 लेते हैं, तो x 1 है तो इसका मतलब कार्बन कितने हुए 2, कार्बन 2, कार्बन की बैलेंसी 4, y हमेशा 1 रहेगा और f यहाँ पर अब 3 है, f जब 3 जुड़ जाएंगे और बाकी बैलेंसी अपन Cl से पूरी कर लेंगे, तो इसको अपन साथ में लिखेंगे, तो ये C2 हो जाएगा और Cl जो है वो कितने हो जाएंगे 3 और F भी कितना हो जाएगा 3, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 113। इसी टाइप से एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, यहाँ पर x का मान 1 लेते हैं, y 1 ही रहेगा हमेशा और z के मान यहाँ पर अपन 4, z का मान 4 ले लेते हैं, तो कार्बन 2 रहेगा, कार्बन की बैलेंसी ये 4 हो गई। अब यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो कितने जुड़े हुए हैं 4 फ्लोरीन जोड़ दो और बाकी बैलेंसी क्लोरीन से पूरी कर लो, इसको अपन साथ में लिखेंगे, तो C कितने हो गए 2 और Cl कितने हो गए 2 और फ्लोरीन कितने हो गए इसमें 4, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रियोन 114। तो इस प्रकार से यदि नाम दिया है तो अपन सूत्र बना सकते हैं और सूत्र दिया है तो अपन फ्रियोन का नाम लिख सकते हैं। तो ये था फ्रियोन का नोमेनक्लेचर। अब अपन लेते हैं फ्रियोन के भौतिक गुणधर्म।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रियोन। अब ये जो फ्रियोन जो होता है यह रंगहीन होता है और गंधहीन और वाष्पशील क्या होता है, द्रव होता है। और ये जो होता है वो निष्क्रिय होता है और ये उच्च ताप और दाब पर भी क्या होता है, स्थायी होता है। तो ये थे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ये जो फ्रियोन है इसका जो उपयोग है, इसका यूज जो होता है, एक तो निष्क्रिय विलायक के रूप में, निष्क्रिय जो विलायक होगा उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। दूसरा जो फ्रियोन जो है इसका जो उपयोग है वो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा शीत संग्रह होते हैं उनके अंदर प्रशीतक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट जो इसका यूज होता है वो एरोसोल प्रणोदक है, उसके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे फ्रियोन के उपयोग। अब ये जो फ्रियोन है इसका वातावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो फ्रियोन होता है तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं और इनका जो वातावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और इसके बारे में अपने पढ़ा होता है कि ओजोन परत है, तो ओजोन परत के अंदर जो छेद हो रहे हैं या उसकी जो मोटाई है वो कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है, तो इसका जो मेन कारण है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, फ्रियोन्स जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। अब ये जो है ओजोन परत को किस प्रकार नष्ट करते हैं, ओजोन परत क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए कि जो ओजोन परत होती है, जो इसकी जो मात्रा है जो पृथ्वी की जब सतह के पास रहती है तब ये ओजोन परत है जो क्या होती है, मतलब ओजोन गैस होती है वो विषाक्त होती है। लेकिन ये क्या होगा, निष्क्रिय होने के कारण जो ये ओजोन जो गैस है वो कहाँ चली जाती है, समताप मंडल में। मतलब 90% जो इसका ओजोन का भाग है वो कहाँ पर पाया जाता है, समताप मंडल के अंदर पाया जाता है। अब ये अपने समताप मंडल में एक रक्षक परत के रूप में कार्य करती है। कैसे कि ये जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरण है, यूवी रेडिएशन है, उस रेडिएशन को ये क्या करती है, रोकती है, ताकि वो वायुमंडल को नष्ट मतलब छेदती हुई पृथ्वी के ऊपर डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती है। तो ये अपने एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करती है। लेकिन वर्तमान में जो है कि ओजोन परत के अंदर छेद हो रहे हैं और पराबैंगनी विकिरण है, जो यूवी लाइट है वो सीधी पृथ्वी पर पहुंचती है। इसके कारण कौन कौन से जो प्रभाव पड़ेंगे और उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, किस प्रकार से ओजोन परत है वो नष्ट हो रही है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसके अंदर जो फ्रियोन होती है, जैसे ये हो गया, अपन फ्रियोन लेते हैं, जैसे ये F ले लिया, ये Cl Cl Cl, ये फ्रियोन 11 लो या फ्रियोन 12 ले लो, तो इसको अपन साथ में लिखेंगे तो C, ये Cl3F, ये है जो फ्रियोन 11 है, फ्रियोन 11 या फ्रियोन 12 ले लो, कोई भी ले लो। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ये जो CCl3F है, तो ये जो फ्रियोन है यूवी लाइट पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, ये जो है Cl मुक्त मूलक बन जाएगा और CCl2F बन जाएगा। तो ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा, क्लोरीन मुक्त मूलक, अब ये क्लोरीन मुक्त मूलक जो है वो ओजोन के साथ अभिक्रिया करेगा और ओजोन के साथ अभिक्रिया करके ClO बना देगा और प्लस क्या निकल जाएगा, O2। इसको अपन क्या कहेंगे, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनो ऑक्साइड मुक्त मूलक का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब ये जो ClO मुक्त मूलक है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ये वापस O3 के साथ अभिक्रिया करेगा और क्लोरीन मुक्त मूलक जो है वापस फ्री हो जाएगा और 2O2 बन जाएगा। और ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक वापस ओजोन के साथ अभिक्रिया करेगा, इस प्रकार से ओजोन परत का ह्रास होता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि एक क्लोरीन मुक्त मूलक है, एक क्लोरीन परमाणु है जो 1 लाख ओजोन अणुओं को विघटित कर सकता है। तो ये था इसके अंदर। अब इससे क्या होगा कि इससे जब सूर्य से आने वाली जो यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेंट जो रेडिएशन है, वो सीधी जब पृथ्वी पर पहुंचेगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव ये पड़ेगा, एक तो जैसे त्वचा संबंधी जो कैंसर है, स्किन कैंसर अपन कहते हैं, जो लोगों के अंदर बढ़ रहा है, उसका कारण भी ये यूवी रेडिएशन है। और दूसरा अपन कह सकते हैं पेड़ पौधों के अंदर भी क्या होगी, क्षति होगी। ठीक है, मानव के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। और दूसरा आंखों के अंदर डायरेक्ट रेडिएशन जाने के कारण जो मोतियाबिंद या कैटरेक्ट्स बनते हैं, उसका भी कारण क्या है, ये अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन है।
तो ये सारे जो प्रभाव है इनसे अपन को कौन बचाती है? ओजोन परत बचाती है। अब इसके लिए अपन को क्या उपाय करना चाहिए कि ओजोन परत के ह्रास होने को अपन रोक सके? तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? एक तो जो है ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जो इसके जो स्रोत हैं जिससे ये उत्पन्न हो रही है और समता मंडल में जाकर ओजोन परत को क्या कर रही है? नष्ट कर रही है। तो उसको अपन को क्या करना पड़ेगा? इसको रोकना पड़ेगा। तो इनका कम से कम यूज करना चाहिए जिसके अंदर CFC उत्पन्न हो रही है। दूसरा अपन ये कह रहे हैं कि जो मानव है उनके अंदर जागृति उत्पन्न करनी चाहिए और इसके बारे में उनको बताना चाहिए कि ओजोन परत में छेद होगा तो क्या होगा, कैसे ये प्रभावित हो रही है, उनके बारे में उनके अंदर जागृति उत्पन्न करनी चाहिए। और इसके लिए जो है विश्व के अंदर जो 16 सितंबर है या 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि इस दिन लोग हैं जो ओजोन क्या है इसके बारे में लोगों के अंदर जागृति उत्पन्न हो सके। तो ये था इसके अंदर अपना टॉपिक फ्रियोन और इसका किस प्रकार से ओजोन परत को प्रभावित करते हैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना लेते हैं। इंपॉर्टेंट है DDT। इसका पूरा नाम अपन पहले पढ़ चुके हैं, पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। DDT का पूरा नाम पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होगा, तो इसकी रिएक्शन देखिए। तो इसके अंदर अपन पहले लेते हैं क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन की जो अभिक्रिया है वो अपन क्लोरल के साथ करेंगे। CCl3CHO उसको बोलते हैं क्लोरल, और ये हो गया अपना क्लोरो बेंजीन। और यहाँ पर अपन इसकी जो प्रेजेंस लेंगे वो लेंगे कंसंट्रेट H2SO4। अब देखिए यहाँ पर जो है वो DDT का निर्माण कैसे होगा, तो ये जो यहाँ से H और ये OH मिलकर यहाँ से H2 निकल जाएगा और ये दोनों जो है वो इस कार्बन से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर अपना बन जाएगा और प्लस हो जाएगा H2। ये जो बनेगा इसको अपन कहेंगे DDT, डाइक्लोरो पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पैराडैश डाइक्लोरो, तो ये देखिए ये इसकी स्थिति बेंजीन वाले की ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा पे क्लोरो, इसके भी पैरा पे क्लोरो है, तो इसको अपन एक को पैरा और एक को क्या मान लेंगे पैराडैश। तो पैराडैश डाइक्लोरो, ये दोनों आगे बेंजीन की रिंग जो प्रतिस्थापित हुआ है उसको फेनिल बोला जाता है, डाइफेनिल। तो ये देखो दो फेनिल जुड़ी है, इसको डाइफेनिल कहेंगे। ट्राइक्लोरो देखो 1 2 3, ये 3 क्लोरीन जुड़े हैं, उसको बोलेंगे ट्राइक्लोरो। अब कार्बन कितने हैं? 2, और उसके बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको अपन 2 कार्बन के लिए F और सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो पीछे क्या आ जाएगा? एथेन। तो इसका नाम हो जाएगा पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। DDT का निर्माण हो जाएगा। अब यदि DDT का यदि आपको IUPAC नाम पूछा तो क्या होगा? तो IUPAC नाम में ये 3 क्लोरीन परमाणु 1 और ये हो गया 2, तो उसका नाम IUPAC नाम हो जाएगा। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अब देखिए इसके अंदर ये हो जाएगा 1 1 1 ट्राई क्लोरो,
1 पे 3 क्लोरीन जुड़े तो इसको लिख लिया 1 1 1 ट्राई क्लोरो। अब 2 पर ये 2 जुड़ा हुआ तो इसको अपन कहेंगे 2 2 2 2 और इसको लिखा जाएगा बिस, 2 2 बिस। अब डाई नहीं आएगा और 4 क्लोरो फेनिल ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 1 2 3 4 पे क्लोरो है, ये पूरा क्या है फेनिल। ऐसे कितने जुड़े हुए? 2 जुड़े हुए, उसके लिए वर्ड क्या आ गया? बिस। तो 2 2 बिस 4 क्लोरो फेनिल। अब कार्बन कितने हैं? 2 और 2 के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एथेन। तो इसका IUPAC नाम होगा 1 1 1 ट्राई क्लोरो 2 2 बिस 4 क्लोरो फेनिल एथेन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब ये जो DDT होता है ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है और ये आसानी से अपघटित नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो ये है अपने लिए जो है खाद्य पदार्थ के रूप में पहले उपयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसके ऊपर क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो और इसका जो मेन यूज होता है वो कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है फसलों के अंदर। अब देखिए अपन नेक्स्ट अपना लेते हैं BHC, जिसका पूरा नाम बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होगा। तो बेंजीन लेंगे अपन और बेंजीन क्या क्लोरीनीकरण Cl2 के साथ अभिक्रिया और सूर्य का पराबैंगनी प्रकाश UV लाइट के साथ में जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये Cl होगा और यहाँ पर ये क्लोरीन जुड़ जाएंगे। यहाँ उसको अपन C6H6Cl6 भी लिख सकते हैं। इसको अपन कहेंगे BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसका IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ये था अपना बेंजीन। अब देखिए इसको अन्य और नामों से भी जाना जाता है। इसको एक तो कहते हैं गैमेक्सेन, ये इसके व्यापारिक नाम है। दूसरा इसको कहते हैं 666 666 भी इसको बोला जाता है। और एक BHC और ये इसका IUPAC नाम और गैमेक्सेन और 666 और इसको लिनेन भी कहा जाता है। गैमेक्सेन, लिनेन 666 के नाम से 666 क्यों कहते हैं? कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 और क्लोरीन भी कितने हैं? 6 है, इसलिए इसको 666 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था अपना BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब ये भी एक कीटनाशी के रूप में यूज किया जाता है। और अब देखिए इन जो DDT और BHC है, इन दोनों का जो है वातावरण पर या मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड और DDT दोनों जो होते हैं यह आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। और इस कारण से ये क्या होते हैं कि जैसे मृदा के अंदर इसको उर्वरक के रूप में डाले जाते हैं तो मृदा और जल के साथ में मिल जाते हैं, और जब खाद्य उत्पादन होता है तो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर इनका स्टोरेज होता जाता है। इसलिए कई प्रकार की बीमारियों को ये जन्म देते हैं। दूसरा, ये जो DDT जो होता है ये जो मृदा की जो उर्वरक क्षमता है उसको भी ये क्या करता है? कम करता है।
और BHC होता है ये वाष्पशील होता है, वाष्पशील होने के कारण ये वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। जब बरसात होती है तो वापस कहाँ आता है, पृथ्वी पर आता है, जिसके कारण ये मृदा को भी क्या करता है, प्रदूषित करता है। और BHC जो होता है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसको भी ये क्या करता है, प्रभावित करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये अपना हैलोजन डेरिवेटिव लेसन है जो आज कंप्लीट हो चुका है। और बुक्स के जो पीछे प्रश्न दिए हुए हैं जिसके अंदर RBSC है और CBSE है, दोनों के जो क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व करना। और इस वीडियो को देखकर यदि आप उन प्रश्नों को यदि सॉल्व करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक्स।